वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, यानी शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा या जो शिक्षा के विचार होते हैं, या बात की जाए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन की, तो इससे जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए और इसके अलावा जिन विश्वविद्यालयों की परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे, तो अगर जिनकी परीक्षा माइनर में भी होगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी ये लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी, जिसके माध्यम से हम बहुत ही बारीकी के साथ हर एक प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र अगर आपका है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपके लिए बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन करवाने की एक श्रृंखला, एक सीरीज चल पड़ी है, महासंग्राम रिवीजन क्लास। महासंग्राम एक रिवीजन क्लास होती है जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके सारे जो है प्रश्नों को कवर किया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार आप फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं चलता हूं अपने जो है पुराने अंदाज में, और तीव्र गति से भी आगे बढ़ते हैं चूंकि रिवीजन क्लास है। देखो भैया, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर का आवा है। बहुत ही देखो, धीरे धीरे हम चलब, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन गति भी मेंटेन करे खे हमें। तो देखो, अरे का हुआ तो भैया, चलो चला जाए। पहला प्रश्न आएगा है कि व्यक्ति के चारित्रिक विकास में शिक्षा का प्रकार किस प्रकार सहायक होती है, यानी कि शिक्षा किस प्रकार से भूमिका निभाती, किसमें, मनुष्य के या व्यक्ति के चारित्रिक विकास में। चरित्र के विकास का मतलब क्या हुआ था, चरित्र के विकास का मतलब भैया, चरित्र के विकास का मतलब ही हुआ था कि जैसे आपके करेक्टर जोन है वो के विकास करे में, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके चरित्र के विकास में किस तरीके शिक्षा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभावत ही, वह हमें चर्चा करे है। देखें, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता से ही मापा जाता है। वो कितना मोरल व्यक्ति है, यानी वो कितना काम अच्छा, कितने परसेंटेज करता है, कितना काम बुरा करता है। यानी अगर मोरलिटी पर आप होते हैं तो आपकी इज्जत समाज में होती है। नैतिकता व्यक्ति के आचरण को सही मार्ग पर रखती है, उसे अपने गंतव्य माने होता है उस स्थान तक, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही गंतव्य कहलाता है। यानी कि आपको मान लेते हैं कि आपको पेपर में जाना है, आपका गंतव्य क्या है, आपके स्कूल तक जाना आपका क्या है, गंतव्य मान लेते हैं। आप अपने घर से चले तो आपका गंतव्य क्या है, आपका स्कूल है, यानी कि आपकी जो लास्ट पॉइंट है, आप स्कूल जाओगे, ठीक है, मतलब कि कॉलेज जाओगे। तो पहुंचने में रास्ता दिखाई है, मतलब कि दिखाती है शिक्षा। इसके अलावा इस प्रकार नैतिकता जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है, विकास की कुंजी है नैतिकता। और इसी कारण सभी काल में विश्व के सभी देशों में नैतिकता यानी मोरलिटी जो रही है, वो चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। अतएव शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, नैतिकता और चरित्र का विकास करना। नैतिकता का विकास हो जाएगा तो चरित्र अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आप मोरल व्यक्ति हैं, अब मोरलिटी आपको कैसे पता चलेगी, जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको नैतिकता चलेगी कि भाई अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, डाका डकैती ये सब नहीं डालनी चाहिए, किसी को बेवजह गाली नहीं देनी चाहिए, किसी से वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, दंभ, इन प्रकार के भावों को नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये सब आप रखते तो आप नैतिकता नहीं फॉलो करते हैं। अगर ये सब अगर ये सब आप रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप नैतिकता के पटरी से नीचे उतर गए हैं। और नैतिकता की पटरी पर आप तब होंगे जब आप अच्छे चीज़ों को, आप सहानुभूति, दया, करुणा, इन सभी के भाव होंगे आपके अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है नैतिकता के पटरी पर हैं। और जब आप नैतिकता के पटरी पर होते हैं तो चरित्र का विकास आपका, जान लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो शिक्षा के विकास में, मतलब कि चरित्र के विकास में शिक्षा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती, चूंकि शिक्षा के द्वारा नैतिकता डेवलप होती है, नैतिकता के बारे में लोग जान पाते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रत्यक्ष शिक्षा से क्या तात्पर्य है। प्रत्यक्ष शिक्षा, ठीक है, बताएं प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षा से क्या तात्पर्य है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा होती क्या है। शिक्षा की बात की जाए तो अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा के सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है, जिसके वह योग्य होता है। अरस्तु
तो वो कहते ही हैं कि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण या विकास होता है। स्पेंसर कहते हैं कि जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा होती है। हर्बर्ट कहते हैं कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है या व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में कहा गया कि शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है, यानी कि सा विद्या या विमुक्तये, ये उपनिषदों में कहा गया, जिसमें शंकराचार्य भी कह सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा होती है। महात्मा गांधी की बड़ी जबरदस्त परिभाषा शिक्षा को लेकर के, उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा मतलब ये होता है कि बालक के या फिर मनुष्य के शरीर में शारीरिक, मन और आत्मा जो के अंदर जो निहित सर्वोत्कृष्ट है, जो अंदर उनके जानकारी है, उसी जानकारी का सर्वांगीण बाह्य प्रकटीकरण या बाहरी, मतलब कि जो आपके अंदर टैलेंट है, ज्ञान है, आपके मन में, शरीर में और आपकी आत्मा में निहित ज्ञान है, उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया का नाम शिक्षा होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है? प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक यानी टीचर अपने संपर्क में आए हुए विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को पूरी तरह से प्रभावित करता है। शिक्षार्थी शिक्षक के ज्ञान, आचरण, व्यवहार और विद्वता के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। एक जो टीचर होता है, टीचर क्या करता है, टीचर का क्या आचरण है, टीचर कैसा व्यवहार करता है, टीचर के पास कितना ज्ञान है, टीचर कितना विद्वान है, इन सभी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित इन सभी चीज़ों से कौन होता है? बच्चा होता है। तो ये आपका क्या होती है? प्रत्यक्ष शिक्षा होती है। प्रत्यक्ष शिक्षा की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया भी नहीं जा सकता। साथ ही आदर्शहीन और आचरणहीन शिक्षकों के संपर्क में आने पर बच्चे जो होते हैं सद्गुण अपनाने के बजाय दुर्गुणों के शिकार हो जाते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं, जो सर्वदा निंदनीय है। जैसे कि टीचर कुछ, जैसे मान लेते टीचर का अगर आचरण सही नहीं है, तो जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक जब देखेंगे भाई टीचरवा ऐसे है तो हमहू ऐसे बन जाई। तो यही मेरा कहा है कि जब टीचरवा एकदम से अपने आप चला गाऊ बेकार रास्ता पकड़ लिहिस, तो फिर लड़कवे काहे ना चला जाए, लड़को चला जाए दूसरे रास्ता पे। तो यकरे मारा का हुआ है कि अगर टीचर अच्छा है, गुरु बढ़िया मिलेगा, गुरु खूब बढ़िया विचार रखत है, नैतिकता रखत है, तो ये मेरे का हुए जब गुरु नैतिकता जो है के पालन करे तो बच्चों करे, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जरूरी होता है कि टीचर जब अच्छा राह दिखाएगा तो बच्चा जो होगा, मतलब टीचर जैसा करेगा बच्चे वैसा देख करके अपनाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति पहले टीचर को देखता है, अपने माता पिता को देखता है और उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो प्रत्यक्ष शिक्षा का मतलब यही होता है कि जब टीचर के गुणों से, टीचर के आचरण से, टीचर के ज्ञान से और उसकी विद्वता से प्रभावित होता है बच्चा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इसका सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और कभी कभी टीचर ठीक नहीं होता है तो इसका नकारात्मक यानी निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, शिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरण या साधन, अभिकरण पूछे तो भी वही बात है और साधन पूछे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो शिक्षा के अभिकरण या साधन से तात्पर्य उन तत्वों, स्थानों, सामाजिक समूहों या संगठनों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, वो शिक्षा के साधन होते हैं। चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर प्रभाव डालें, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई सामाजिक समूह हो, कोई तत्व हो, कोई स्थान हो, और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाले, ठीक है, कुछ भी डाले, तो वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है भाई? वो आपका क्या होता है? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रभाव से अगर कोई टीचर जो होता है वो क्या डालता है, कोई टीचर प्रभाव डालता है, चाहे कोई स्थान प्रभाव डालता है, चाहे कोई सामाजिक समूह, चाहे कोई संगठन, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं शिक्षा के अभिकरण में शामिल हो जाते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा के साधन के लिए एजेंसी शब्द का प्रयोग किया गया है। एजेंसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजियर शब्द से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है करना, यानी टू डू, करना। इससे स्पष्ट होता है कि एजेंसी का तात्पर्य होता है कार्य करने का कारण या साधन से। शिक्षा के साधन को स्पष्ट करते हुए बीडी भाटिया जी कहते हैं कि समाज ने शिक्षण के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। तो बेसिकली ऐसी संस्थाएं जो कि क्या करती हैं, शिक्षा का विकास करती हैं, शिक्षा को संपादित या शिक्षण कार्यों को संपादित करने के लिए बनाई जाती हैं समाज के द्वारा, वही शिक्षण के अभिप्राय होते हैं
या शिक्षक के अभिकरण होते हैं या शिक्षक के मतलब कि शिक्षा के साधन होते हैं। क्लियर? तो शिक्षा के साधन जो शिक्षा को प्रभावित करें, ठीक है, या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालें शिक्षा पर, बालक पर, ठीक है, वो आपके शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण होते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के से आप क्या समझते हैं? औपचारिक के मतलब अगर आपका हम बताइए सरल भाषा में, औपचारिक मतलब कोनो सरकारी एकदम से सिस्टोमेटिकल वे में चले, फूंक फूंक कदम रखा जगह कहा जाता है, मतलब कि एकदम से जो है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़े, एक औपचारिक तरीके से पहले कक्षा 1 में पहले एडमिशन भवा, फिर 2 में भा, फिर 3 में भा, फिर 4 में भा, ऐसे पढ़ा चला गयो, तो वो तो होगा औपचारिक। अनौपचारिक के मतलब होगा कौनो नियम कायदा ज़्यादा ना हुए, मतलब आप सीख रहे हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। मतलब अनौपचारिक मतलब आप घर से भी सीख रहे हैं, आपके माता पिता भी आपको सिखा रहे हैं, तो वह सब अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक और या औपचारिक, तो औपचारिक की बात करें तो सरकारी टाइप के, अनौपचारिक मतलब कि जोन ऐसे लपेटुआ पढ़ो, ठीक है, अपने मन से पढ़ लो घरे बैठ के, कोनो बाउंडेशन ना हुए, हाँ स्वतंत्र ना सिर पे कोई भावे मने करे जो सोई, ऐसे पढ़ो, ठीक है, तो वो अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से पूर्ण होती है, इसे पूर्ण नियोजित यानी प्री प्लान्ड, पहले से एक सिलेबस बना देते हैं कि भाई यह सिलेबस पढ़े है, यह पाठ इतना तना शामिल कई दिन का, कक्षा 4 में ही पाठ पढ़े है, कक्षा 5 में ही पाठ पढ़े है। अब बच्चा जो है वही सिलेबस में बाझा रहा था, वो करे बाहर नहीं निकल पावत, तो एक कही जाते कूप मंडूप हो जाते लड़का, ठीक है, कूप मंडूप मतलब कुआं का मेढक। तो अनौपचारिक शिक्षा जो मतलब औपचारिक शिक्षा पूर्ण मतलब कि नियोजित होती है यानी प्री प्लान्ड होती है, और इस शिक्षा के में शिक्षा के सभी अंग प्रत्यंग पहले से ही निर्धारित होते हैं। पढ़ाने वाला शिक्षक कौन होगा पहले से पता है, पढ़ने वाला शिक्षार्थी इसका भी पहले से निर्धारण होता है, पाठ्यक्रम मतलब पाठ्य विषय पाठ्यक्रम कैसा होगा, सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। पढ़ने का स्थान विद्यालय होगा, पढ़ने का समय कब कब होगा, कौन सा घंटा कब आएगा, अंग्रेजी पहले पढ़ाई जाए स्कूल में कि हिंदी पढ़ाई जाए कि गणित पढ़ाई जाए, कौन मास्टर का पढ़ाइए, ये सब पहले से एक सेट हुआ है, समय सारणी चक्र सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। और इसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है औपचारिक शिक्षा के विषय में कि यह वह रूढ़ है जो क्रमबद्ध है, सिस्टमेटिकल वे में है, तर्कपूर्ण है, नियंत्रित है, व्यवस्थित ढंग से दी जाती है, और यह विद्यालयी अध्ययन के साथ साथ चलती है और इसी के साथ समाप्त हो जाती है। मतलब कि कक्षा 1 में अगर आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय में जो कक्षा 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे मार्क्स निकलती जाती है और आप जलते चले जाते हैं 15-16 तक पढ़ते पढ़ते, मतलब कि BA BSc ऐसा। गांव वगैरह में BA ककाओ कहबो आप, BSc मतलब कि BA ककाओ कहबो। जैसे बाबा हमारे जोड़त हैं तो कहीं कौने में हो मुन्ना, तो जब हमसे पूछत नहीं कौने कक्षा में हो भैया, तो जैसे हम जब MA करते रहे तो हमसे जब पूछें कौने में हो, तब जोड़िए से 12 3 BA साल होगा 15, और 15 में 2 साल MA जोड़ दो, दूसरी जब सेकंड ईयर हमारी तब पूछें या फर्स्ट ईयर में पूछें तो यह जोड़ के बताए दी कि हाँ बाबू 17वें मन कि 16वें मन, ठीक है ऐसे। तो 12 3 15 16 17 ऐसे बताई कि 16वें महन 17वें महन 15वें महन, ऐसे BA करी तो 15वें बताई कि थर्ड ईयर आए तो ऐसे क्या होता है। तो ये क्या होता है, तो ये व्यवस्थित ढंग से एक शिक्षा जो होती है दी जाती है तो वो होती है औपचारिक। अनौपचारिक का हुआ भैया, अनौपचारिक की अगर बात करी तो वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं होती, कौनो प्लान वाला नहीं बनोती, ऐसे चले दिवाम घास, जैसे कि क्यों बप्पा बताइन कुछ वह का जान गन, चाचा बताए दीन, गाँव में नहीं गए तो गाँव कुछ जने बताए दीन, अरे भैया यह कहीं में यही में करा जाता है। तो सब कुछ जोन है यहाँ बाहर से सीख लेन, क्रीडा समूह कहीं खेले गए हुआ कुछ सीख लिहन, ठीक है, ऐसे ऐसे कोनो सत्संग में गए हुआ कुछ सीख लिहन। तो इस तरीके से व्यवहारिक नॉलेज होता गया तो औपचारिक शिक्षा होती है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कुछ भी निर्धारित नहीं होता है और आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है प्रक्रिया। अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है उसी को, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, बालक अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। इसमें ना तो कोई शिक्षक पहले से निर्धारित होता है और ना कोई शिक्षार्थी, ना कोई पाठ्यक्रम, सब एक दूसरे से सीखते हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम आपो सीखते थे कुछ, आप हमहो सीखत हो, ठीक है, आप केहू दूसरे सीखत हो, और जैसे आप सीखत हो वह केहू दूसरे सीखत है, हो सकते आप सीखत हुए तो का हुआ थे मन कोनो इनाय हुआ कि फलाने पढ़ाई हैं और फलाने पढ़ी हैं, ई पहले से ई चैप्टर पढ़ावा जे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, ये पहले से बतावा जाए कि कविता है तोहरे पाठ्यक्रम में, तो कोनो टेंशन नहीं है, जौन मन का है तोन करो। अच्छा ऐसे सीखा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो आपका कोई भी सिखा सकता है कभी भी किसी भी स्थान पर कैसे भी, ठीक है। इस शिक्षा की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह जीवन भर चलती रहती है। जब लड़का पैदा हुआ था तब से लेके और जब तक मरी नहीं जात
तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहत है। और उ सब शिक्षा का व्यापक चाहे परिभाषा ले लो का, चाहे अनौपचारिक शिक्षा कह लो, तो शिक्षा की जो व्यापक परिभाषा है वो अनौपचारिक शिक्षा की ही परिभाषा होती है। अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लगभग एक मतलब कि सब एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के अनौपचारिक शिक्षा जो हम कोनो बाउंडेशन ना हुए, रूल रेगुलेशन कुछ ना हुए, आम घास जो सीख पाओ तो सीखो दबाई के, ठीक है। यानी जगह एक गांव में अगर कहावत अगर गांव के होबो तो जानत होबो, कहाते हैं कि अरे भैया फलाने साहब पढ़े तो नहीं है लेकिन कढ़े बहुत हैं, ठीक है। तो पढ़ब हुआ है औपचारिक शिक्षा और कढ़ब का हुआ है अनौपचारिक शिक्षा। अगर ये मेरे समझ पाओ तो समझ लियो, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक यह हुए। अब देखो एक शिक्षा और है नौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। कौन फॉर्मल भैया, देखें एक तो या का कहा जाता है, जगह औपचारिक शिक्षा का फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक का कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक ठोर होता है अनफॉर्मल। अब अनफॉर्मल का हुए भैया, सॉरी इनफॉर्मल का हुए, अब यह समझो नौपचारिक शिक्षा। तो नौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है कि कुछ ठू औपचारिकों को ले लियो, कुछ अनौपचारिकों को होगा। सुनने में लगता है कि यह अनौपचारिक शिक्षा के समकक्ष होता है, किंतु दिए रूप में यह औपचारिक शिक्षा के ही इर्द गिर्द घूमता है। यह पूर्णतः औपचारिकता से युक्त तो नहीं है, किंतु इसमें औपचारिकता का समावेश भी होता है और अनौपचारिकता का भी होता है। इस शिक्षा में प्रतिबंध तो है लेकिन लचीला प्रतिबंध है, परिवर्तित भी हो जाता रहता है। इस शिक्षा में यह शिथिलता है कि बालक जब भी जो कुछ सीखना चाहे वो सीख सकता है। इसमें आयु, समय, स्थान इन सभी का कोई बंधन नहीं होता है। इसका अस्तित्व उद्देश्य की दृष्टि से औपचारिक है। यह शिक्षा सभी आयु वर्ग के लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा कार्य में व्यस्त व्यक्ति हेतु ज़्यादा उपयोगी होता है और यह शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसमें बालक चारदीवारी से के बाहर अपने समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। संचार के आधुनिक साधन इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहीं से आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नौपचारिक शिक्षा जैसे आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो ऐसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, ये हो गई औपचारिक शिक्षा। लेकिन अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ और जो मैं 5 सेमेस्टर का वीडियो बनाता हूँ, आप पहले सेमेस्टर में हो तो आप हमारी 5वें सेमेस्टर की वीडियो भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, कौन रोकेगा आपको, नहीं रोकेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो संचार के माध्यम शिक्षा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, वहाँ से कुछ शिक्षा सीख लिए। तो जो संचार के साधनों के द्वारा आप शिक्षा सीखते हैं वो आपकी नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल शिक्षा होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नौपचारिक शिक्षा। क्लियर। तो आप जैसे आप यहाँ पर कुछ भी आप चाहो तो ये पार्ट पढ़ो, चाहो आप सेकंड ईयर वाला पढ़ लो, अभी से यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई, चाहे आप थर्ड ईयर में देख लो कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो इस तरीके से एक मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, कोई चारदीवारी नहीं, जब मन हुआ तब पढ़े। आप काम कर लो घर पे, आप मान लेते भैंस बांधे के तुम्हें, भैंस बांध लियो, बढ़िया खवाए पियाई दो, उन्हें भूसा चलाए दो, दाना चलाए दो, ओकरे बाद में आओ फिर बैठ के आराम से पढ़ो, वीडियो देखो, सुबेरे जाओ पेपर दो, टाप के आओ। तो ये का हुए नौपचारिक शिक्षा हुए कि आप अपन काम धंधा कई कई निधर के अपन बैठे हो घरे, बढ़िया आग बार लियो, तब तक घरे बैठ के सियकत हो, वीडियो देखत हो, लीड लगाए। तो ये का हुए, ये नौपचारिक शिक्षा के द्वारा आप पाए रहे हो। ठीक है, समझ में आवा, आगे बढ़ा जाए। आगे देखें, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शिक्षा के औपचारिक साधनों का महत्व बताइए। तो शिक्षा जगत में औपचारिक साधन का अपना विशेष महत्व है। इस माध्यम में प्रदान की गई शिक्षा अत्यधिक व्यवस्थित और नियमित होती है। शिक्षा के औपचारिक साधन द्वारा निर्धारित अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल होता है। कोई भी विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इन संस्थाओं में व्यावसायिक और प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इन शिक्षण संस्थाओं में बाल्यकाल से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है तथा जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ठीक वैसे ही शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास सुचारू रूप से होता है और इस शिक्षा से व्यक्ति उत्तम नागरिक बनता है और इसमें व्यक्ति और समाज का राष्ट्र का सभी का लाभ होता है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप नौकरी मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं केवल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी मिल जाना ही आज के उद्देश्य में जो बन करके रह गया है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो पुलिस के भर्ती आई, दबुआ भरो और निकालो, पुलिस बनो सब एक तरफ से। तो शिक्षा के औपचारिक साधन के द्वारा आप जो है क्या होते हैं, आपका एक प्रकार से धीरे धीरे करके एक सिस्टमेटिकल वे में चलती रहती है। तो ये सिर्फ औपचारिक शिक्षा के महत्व हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा,
प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की सीमाओं का वर्णन कीजिए। अनौपचारिक साधनों की अपनी सीमाएं होती हैं। इनके द्वारा व्यवस्थित और नियमित शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के कला कौशल की शिक्षा अनौपचारिक माध्यमों से नहीं दी जा सकती। जैसे व्यावसायिक और औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए औपचारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में आपके पास वो साधन तो पहले से मौजूद है नहीं। तो इस दृष्टि से क्या होगा कि औपचारिक साधनों की आवश्यकता जो पड़ती है वो आपको नहीं मिल पाती है। अनौपचारिक साधनों के द्वारा बालकों में कभी कभी ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो उसके लिए, समाज के लिए और देश के लिए अहितकर भी होते हैं। मतलब कि अब विद्यालय में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो गलत चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, मतलब कि नैतिकता को ध्यान में रख करके बताया जाएगा। लेकिन अब आपको समाज में आपको अच्छे लोग भी बुरे मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आपसे कुछ अच्छाइयाँ आपके अंदर आएंगी, कुछ बुराइयाँ आएंगी। तो जो बुराइयाँ होंगी हो सकता है कि आपको बरगला करके कोई देश विरोधी काम में लगा दे, समाज विरोधी काम में लगा दे, धर्म विरोधी काम में लगा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो है दूसरे दिशा में आप भटक जाते हो। तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा का जो है हानि, ठीक है, और इसकी ये सीमाएं होती हैं। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें नैतिकता का भी ध्यान रखा जाता है। विद्यालय में ये कभी नहीं बताया जाता आपके या कॉलेज में, ठीक है, कि आप किसी से झगड़ा करो, किसी से लड़ाई करो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न है, देखेंगे, निरौपचारिक शिक्षा के साधनों का वर्णन कीजिए। निरौपचारिक या जो है वही निरौपचारिक या एक प्रकार से नौपचारिक बात एक ही है। तो शिक्षा के निरौपचारिक साधन वे सामाजिक समूह या संगठन होते हैं जो बच्चों की एवं प्रौढ़ों की निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और आप बड़े हो गए, आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी निरौपचारिक शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन साधनों के द्वारा जो भी शिक्षा प्राप्त होती है उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, ये सब पहले से निश्चित होते हैं। शिक्षा जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया होती है इसमें, और इस शिक्षा की व्यवस्था किसी एक संस्था के माध्यम से नहीं की जा सकती। अतएव समस्त सामाजिक संगठनों, संस्थाओं आदि को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी जो है लोग होंगे जिसे मान लेते हैं, बहुत सारी हमारे पास कमेंट करती कि लड़कियां कि सर जी हमारी शादी हो गई है और अब हम जो है घर में रहते हैं, तो पढ़ने में दिक्कत होती, तो आप इस समय क्लास कर दीजिए। उस समय आप बोलती हैं, तो मैं कहता हूं कि आप जो है जब भी आपको समय मिले देख लीजिए, वीडियो तो पड़ी ही रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपको समय मिले तब आप देख लें। तो ये जरूरी नहीं कि आप जो है कोई एक ही चैप्टर पढ़े या एक ही सिलेबस पढ़े, आप दूसरे सिलेबस को पढ़ सकती है। आप चाहे तो पुस्तक से पढ़े, चाहे आप जो है यूट्यूब पर वीडियो देख करके पढ़ ले। तो ये सब चीज़ें जो होती है निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शामिल की जा सकती हैं। तो इन सभी साधनों के समयक सहयोग से ही निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो पाती है। इसके शिक्षण साधन जैसे समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, वहाँ से जानकारी मिलती है, रेडियो से मिलती है, टेलीविज़न देखते हैं वहाँ से मिलती है, कोई प्रदर्शनी लगी वहाँ से जानकारी मिलती है, व्याख्यान माला लगी वहाँ से मिल जाती है, शैक्षिक पर्यटन से मिल जाती है, कहीं पर आप घूमने गए वहाँ से जानकारी आपको मिल गई, संपर्क कार्यक्रम से कहीं कहीं पर आपको मिल जाती है, चर्चा पर चर्चा हुई, कोई गोष्ठी हुई, गोष्ठी माने भी संगठन हो जाता बैठ करके और चर्चा पर चर्चा किसी मुद्दे पर करते, तो गोष्ठियाँ होती हैं। वो मुद्रित और प्रकाशित सामग्री तमाम प्रकार की पुस्तकें होती हैं, उनके माध्यम से आप कुछ पढ़ते लिखते हैं। ऐसे ही जैसे आजकल तो यूट्यूब का माध्यम हो गया, तो टेलीविजन के स्थान पर बगल में आप यूट्यूब भी लिख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से तो आप तमाम प्रकार के शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। ये निरौपचारिक शिक्षा है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं होता है, इसके विभिन्न सामाजिक स्वरूप होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, एक होता है विकासात्मक परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिवर्तन समाज में अचानक ना आकर के पहले से विद्यमान परिस्थिति के आधार पर आते हैं। जैसे कि किसी भी नवीन उपकरण का आविष्कार स्वतः ही नहीं होता है, वरन वह पुराने तत्वों के आधार पर ही संभव हो पाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज एक स्थल पर स्थिर ना रह करके सदैव विकास की ओर उन्मुख रहता है। तो एक तो ये हो गया सामाजिक परिवर्तन के प्रारूप। पहला प्रारूप विकासात्मक परिवर्तन, ठीक है, यानी कि जैसे मतलब एक बोलते हैं इसको रेखीय परिवर्तन, ठीक है। रेखीय परिवर्तन मतलब कि ऐसे मान लेते हैं पंखा पहले बना, पंखा के बाद में फिर कूलर बना, कूलर के बाद में फिर एसी बनी, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता गया। क्लियर। दूसरा होता है आपका लहरदार परिवर्तन, जिसको आप तरंगीय परिवर्तन भी कहते हैं। यह परिवर्तन की वह दिशा है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन में समाज उतार चढ़ाव जो है इस तरीके से होता रहता है। अर्थात कभी समाज की प्रगति जो है ऊपर होती है और कभी इसकी प्रगति नीचे होती है, ठीक है।
तो कभी एकदम अवनति के गर्त में चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तरंग की भांति कि कभी मान लेते जनसंख्या बढ़ गई, कभी जनसंख्या घट गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई, तो ये होती है तरंगीय परिवर्तन या लहरदार परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन का होता है चक्रीय परिवर्तन। इस परिवर्तन में समाज में पूरब में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं हम रोजगार योजनाओं के द्वारा बेरोजगारी कम कर दें, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पुनः रोजगारी की समस्या में वृद्धि हो जाती है, तो जो समाज में परिवर्तन लाती है। तो कहीं ना कहीं पे जैसे आप मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक साइकिल में चलती है चक्रीय परिवर्तन। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ठंडी आई, अभी ठंडी है, ठंडी के बाद में कौन सा मौसम आएगा, गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में कौन सा मौसम आएगा, बरसात आएगी, फिर बरसात के बाद में कौन सा, ठंडी आएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात। ऐसे क्या होगा, एक चक्र में परिवर्तन होता रहेगा। जहाँ से चलेंगे फिर वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ से चलेंगे वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ से चलेंगे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चक्रीय परिवर्तन होता है। तो समाज के 3 प्रतिमान होते हैं परिवर्तन के समाज में। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक जड़ता किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है, फटाफट से आप बताएंगे। तो सांस्कृतिक जड़ता का तात्पर्य पूर्वजों से प्राप्त किए गए उन मूल्यों और विश्वासों तथा परंपराओं से है जिसके कुछ लोग दास बन जाते हैं। सांस्कृतिक जड़ता का मतलब क्या होता है कि कोई मुद्दा है, कोई नियम कायदा, तो उस पर कोई संस्कृति है, कोई कल्चर है, उस कल्चर को एक प्रकार से बनाए रखना, उस कल्चर को लेकर के लगातार फोर्स करना कि भाई ये कल्चर हम छोड़ेंगे नहीं। तो तथा वे जिन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जब कुछ लोगों का यह अटल विश्वास हो जाता है कि जो बातें अथवा वस्तुएं हमारे पूर्वजों के लिए ठीक थी वही हमारे लिए भी ठीक हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन लोगों में सांस्कृतिक जड़ता उत्पन्न हो गई है। ऐसे लोग उन बातों का विरोध करते हैं जिनसे मतलब स्वीकृत आदर्शों और मान्यताओं को ठेस पहुंचती है। यानी जो चीज़ें वो मान रहे हैं, जो उनके बाप दादा कर आए हैं, अगर उनके खिलाफ आप करेंगे तो एक प्रकार से मान लीजिए वो सामाजिक जड़ता होती है। जैसे मान लेते हैं गाँव वगैरह में अगर हो तो कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ का हुआ है, आप लोग देखा तो वो कि यूट्यूब पे सर जी जब हमारा मतलब कि आप सोचे हो कि बर्थडे होते तो केक वोक नाई हम डारी थे, तो केक काहे नहीं कटत हमरे यहाँ जानते हो, केक इसलिए चूंकि पहले का भवा कि हमारे यहाँ एक बताया गया कि भाई केक जो है नहीं होता है, केक नहीं काटा जाता है। ठीक है, तो हम 4 भाई थे, तो चारों भाई में केक नहीं कटा। ठीक है, हमारे पिताजी के मतलब कि पिताजी के एक भाई थे, तो उन्होंने मतलब उनका बर्थडे बनाया गया था शायद, तो फिर क्या हुआ कि नहीं वो रहे पिताजी के हमारे बड़े भाई, तो क्या हुआ कि उसी दिन से एक धारणा बन गई कि भाई बर्थडे नहीं साजता है तो बर्थडे नहीं बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि गांव वगैरह में कुछ नियम कायदे, कुछ रूढ़ियां हो जाती हैं। हालांकि कुछ संस्कृतियां होती हैं जो कि लगातार जो है वो धीरे धीरे करके इसे हमारे पिताजी नहीं किए वो काम तो हम भी नहीं करेंगे, फिर हमारा बच्चा भी नहीं करेगा, फिर उसका बच्चा भी नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, ये संस्कृतियाँ चलती रहती हैं। तो अगर मान लेते हैं हम अपने पिता के द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके खिलाफ कर्म करने में हमें बड़ी दिक्कत होगी, हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पिताजी जो है कुछ काम करते थे और उनके मूल्यों पर हम चलेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनके खिलाफ काम करेंगे, ठीक है, या हमारे पूर्वज लोग जो कर आए हैं वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, तो फिर थोड़ा अंदर से फीलिंग बेटर नहीं आती है। तो इसीलिए वो हर व्यक्ति जो है अपने बाप दादा जो करके आए हैं उसको आगे बढ़ाता है, तो वही में वो अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी लोग जो है उसकी मान्यताओं को नहीं मानते कि भाई ये मान्यता ठीक नहीं है, तो सांस्कृतिक जड़ता उसी को कहते हैं कि अपने बाप दादा के द्वारा की गई काम कारनामों को आप भी करेंगे या हम भी कर रहे हैं, तो जो वही सांस्कृतिक जड़ता कही जाती है। तो जिस समाज में जितनी अधिक सांस्कृतिक जड़ता पाई जाएगी वह समाज सामाजिक परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करेगा। सामाजिक परिवर्तन जो समाज में होते हैं, जैसे मान लीजिए विधवा विवाह की बात हो गई या और भी तमाम प्रकार की चीज़ों की बात हो गई, सती प्रथा बंद करने की बात हो गई, और इसके अलावा हिंदू धर्म में जो विवाह विच्छेद की समस्या, मतलब कि विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी पहले, तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी भारतीय मतलब कि हिंदू धर्म में, लेकिन हो गई। तो इसका लोगों ने विरोध भी किया होगा उस समय, लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने समझा कि नहीं ये जरूरी है भाई होना, क्योंकि दिक्कत अगाला किसी भी को आ सकती है। तो इसीलिए ये सामाजिक जड़ताएं होती हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन का विरोध करती हैं, बिल्कुल करती हैं। 11वां प्रश्न है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में या लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या एक विशेष वर्ग में निहित ना होकर के जनसाधारण में निहित होता है शासन सत्ता। लोकतंत्र एक जीवन शैली होती है जो केवल शासन सत्ता तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि सामाजिक व्यवस्था,
आर्थिक व्यवस्था और शैक्षिक व्यवस्था तथा जीवन दर्शन में देखा जा सकता है। तो वो होता है आपका लोकतंत्र। प्रोफेसर आई.एल. कैंडेल कहते हैं कि आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक शैली है जो स्वतंत्रता और व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। प्रोफेसर सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है, कैसा शासन है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, यानी कि हर व्यक्ति शासन में भाग लेता है। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया, मतलब कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। ये अमेरिका के प्रधान मतलब कि राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्रीय शिक्षा में शिक्षक का स्थान निरूपित कीजिए। प्रजातंत्रीय शिक्षा में शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में शिक्षक राज्य का सेवक अवश्य होता है, लेकिन वह नौकर या दास नहीं होता। शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। प्रजातंत्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक ना व्यक्तिवादी होता है और ना ही सामाजिक तानाशाह होता है, वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। शिक्षक प्रजातंत्र में शिक्षक मुख्य रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान रहता है। उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षित हो तथा बाल मनोविज्ञान की उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी जो आपका बाल मनोविज्ञान होता है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन होता है पूरा जानना चाहिए उसको। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षित हो, बाल मनोविज्ञान की पूर्ण जानकारी उसके पास हो। प्रजातंत्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक सत्य का खोजी होता है और वह राज्य का प्रचारक नहीं होता है, बल्कि उसका मार्गदर्शक होता है। राज्य का नियम कायदों को बनाने में अगर नियम में कोई उल्लंघन या गलतियां होती तो शिक्षक उसको भी बताता है बच्चों को भी कि भाई ये नियम उतना सही नहीं रहेगा लोगों के लिए जितना ये इस तरीके से होता। तो कुल मिलाकर के शिक्षक जो होता है वो हर मामले में बच्चों को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचता रहता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा में शिक्षक का स्थान बहुत ही उच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति जो होती है मानव मन की सबसे महान अवधारणा होती है। संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त होती है। जो कल्चर हमारे दादा ने किया उसको हमारे पापा ने किया, फिर उसी चीज़ को हमने अपनाया, उसी चीज़ को हमारे बच्चे अपनाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं? संस्कृतियाँ हस्तांतरण होता है संस्कृति का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति हस्तांतरित होती है। सामान्यतः किसी देश की संस्कृति से वहाँ का रहन सहन पता चलता है कैसा है। वेशभूषा, आचार विचार, खान पान, भाषा, साहित्य, धर्म और विश्वास, ये सब वहाँ की संस्कृति होती है। संस्कृति के अंतर्गत ये सारे की सारी चीज़ें आ जाती हैं, धर्म, विश्वास, भाषा, साहित्य, खान पान, विचार, आचार, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब। ठीक है, समाज में रहने के संपूर्ण स्वरूप को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में वे सब बातें निहित यानी आ जाती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी के व्यक्तित्व को स्वतः प्राप्त होती चली जाती है, हस्तांतरित होती है और यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे दादा ने हमारे पापा को बताया होगा, हमारे पापा हमको बताएंगे, हम अपने बच्चे को बताएंगे, हमारा बच्चा अपने बच्चे को बताएगा। तो ये होता है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना, किसका? संस्कृति का, कल्चर का। तो ये होती है संस्कृति। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो शिक्षा व्यक्तियों को शिक्षित कर उन्हें विरासत में मिली संस्कृति का बोध करवाती है। शिक्षित व्यक्ति संस्कृति से स्वयं तो लाभान्वित होता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी को संस्कृति विरासत के रूप में हस्तांतरित भी करता है। शिक्षा समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमानों को युवकों में हस्तांतरित करती है। शिक्षा अगर आप शिक्षित नहीं है, संस्कृतियों को हो सकता है उतने अच्छे तरीके से समझ ना पाएँ। शिक्षित बहुत ज़रूरी होना होता है। जिस देश, जाति और समाज की अपनी संस्कृति नहीं होती है, उसकी अपनी पहचान नहीं होती है, उसका स्वाभिमान नहीं होता है, एक दिन वह विनष्ट हो जाता है। संस्कृति ही उसे जीवित रखती है। तो कुल मिलाकर के संस्कृति का ज्ञान जो मिलता है हमको, वो शिक्षा के द्वारा ही मिलता है और शिक्षा संस्कृति के विकास के साथ साथ उसका संरक्षण भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा समाज के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है और वह उसको प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखना चाहते हैं। संस्कृति को कोई भी समाज अपनी संस्कृति को हमेशा बचाए रखने का प्रयास करता है। संस्कृति की सुरक्षा का कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर शिक्षित समाज नहीं है तो जो संस्कृतियाँ होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतने अच्छे तरीके से हस्तांतरित नहीं हो पाती हैं जितने अच्छे तरीके से उसको होना चाहिए। क्लियर? आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न आएगा। देखो भाई 15 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखो। प्रश्न का है, प्रश्न है मूल्य क्या है?
तो मूल शिक्षा वह अधिगम अनुभव है, अधिगम माने होता सीखना, तो सीखने का अनुभव है मूल शिक्षा वह जिससे आने वाली पीढ़ी के ज्ञान, व्यवहार, अभिवृत्ति और उसके मतलब एटीट्यूड और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक इन तमाम प्रकार के मूल्यों में यानी वैल्यूज़ में वांछित परिवर्तन है, जो चाहते हैं उस प्रकार का परिवर्तन लाया जाता है मूल्य शिक्षा के द्वारा। ठीक है। वैल्यू एजुकेशन, विद्यालय के क्रियाकलाप व्यक्ति के परम सत्ता के लिए विश्वास का भाव जगाने में सहायक होते हैं। विद्यालय के विभिन्न सहभागी क्रियाकलापों व विद्यार्थियों की दिनचर्या की सुनियोजित करके भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, और आपको अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में कि मतलब आप सारी शिक्षाएं तो को जान रहे हैं लेकिन मूल्य शिक्षा भी आपको सिखाई जाती है। उसमें आपको मानव मूल्य के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब आपको इसलिए सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सब मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रांतीयता किस प्रकार अवरोधक है। राष्ट्रीय एकता में प्रांतीयता मतलब जानते हैं क्षेत्रवाद की भावना, मतलब जैसे मान लेते प्रांतीयता मतलब एक प्रांत, जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रांत मान लें, बिहार एक प्रांत मान लें, तो जब आप पहले ये कहोगे कि मैं एक बिहारी हूँ, मैं एक यूपी मतलब कि यूपी वाला हूँ, या मैं जो है एक जो है झारखंडी हूँ, या जो है गुजराती हूँ, मराठी हूँ, तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, ऐसे आप बोलोगे तो क्या होगा, इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा। मतलब कि आप ये बोलो कि मैं भारतीय हूँ तो एक अच्छा स्वर दिखेगा और एकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो यही इस तरीके से बाधा उत्पन्न करती है राष्ट्रीय एकता में कौन, प्रांतीयता। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रांतीयता जो होती ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती। यह सत्य है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान और क्षेत्र से प्रेम होता है, लेकिन वह अपने क्षेत्र और प्रांत के प्रति इतना अधिक प्रेम नहीं होना चाहिए उसको कि व्यक्ति अन्य प्रांतों से घृणा करने लगे। मतलब कि अगर मान लेते यूपी से आपको ज़्यादा जो है प्यार हो जाए तो अब बिहार वालों को क्या नफरत से देखोगे, तमिलनाडु को क्या नफरत से देखोगे। तो ये क्या होता है कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए कि अपने प्रांतों से प्यार करते करते कब दूसरे प्रांतों से आप घृणा करने लगे, कब आप नफरत करने लगे, तो वो नफरत ही एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। आप पूरे के पूरे भारत से प्रेम करें, ऐसा नहीं कि आप विश्व के देशों से झगड़ा करें या विश्व के देशों के बारे में गलत सोचें। अपने देश को आगे बढ़ाओ, बाकी भाड़ में जाए कोई, उससे नहीं मतलब आपको। और सहानुभूति की बात अगर आए तो फिर आप जो है दूसरे देशों के साथ खड़े हो जाएं। ये बात भी होती है कि भाई भगवान की दुआ करें, अगर कोई जो है अपने आप को आगे बढ़ाओ, अब लेकिन ये नहीं किसी दूसरे देश को दाब करके आगे बढ़ो। ठीक है। आप आगे बढ़ो खुद, और अगर हो सके तो दूसरों को बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप फिर उसमें ज़्यादा टाएं पाएँ ना करें कि भाई इनको ये होना चाहिए, वो ऐसे ऐसे दुनिया भर का ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ठीक है। तो भाषा के आधार पर राज्यों में प्रांतीयता का जो विकराल रूप धारण कर लिया है, उससे भविष्य में देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कुछ प्रांत अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं। प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार पर अपना अधिकार चाहता है। साथ ही नए नए प्रांतों की मांग उठ रही है। यह प्रांतों का विभाजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रांतीयता के कारण से क्या हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय एकता को गंभीर संकट पैदा हो गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, बताएं। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीयता का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यातायात के साधनों और दूरसंचार के साधनों ने संचार मतलब कि संसार के आधार को छोटा बना दिया है। सभी देश आज तक एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि एक देश में घटने वाली घटना निस्संदेह दूसरे देश पर प्रभाव डालती है, और संसार के किसी भाग में छिड़ा युद्ध, आर्थिक संकट दूसरे देशों को अछूता नहीं छोड़ता। मतलब कि अगर कहीं पर युद्ध चल रहा है तो उससे अलग अलग देश भी प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के सहयोग और मेल जोल से ही सभी देश का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। समूची मानवता की रक्षा और कल्याण तभी संभव है जब सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो जाए, और इसके लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सशक्त और प्रभावशाली माध्यम जो है दूसरा कोई नहीं जितना शिक्षा है। इसके लिए शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाना होगा और शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, सभी को शिक्षित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तभी आगे बढ़ेगी। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है, मानवीय संसाधन के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो किसी भी समाज में मानवीय संसाधन के विकास में
उस देश की शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानवीय संसाधन के विकास में अगर शिक्षित हैं वहाँ के लोग तो वो जल्दी विकास होगा। ठीक है। और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें सार्वजनिक उद्योगों और निजी उद्योगों धंधों दोनों को महत्व दिया गया है, यानी यहाँ पर सरकारी चीज़ें भी हैं और प्राइवेट चीज़ें भी हैं। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों पर भी आधारित है। अतएव शिक्षा को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की आवश्यकता आज है कि जिससे सार्वजनिक और यानी कि सार्वजनिक यानी सरकारी, निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट प्रकार के उद्योग धंधों के लिए कुशल तकनीकी विशेषज्ञ यानी स्किल टेक्नोलॉजी जो एक प्रकार से विशेषज्ञ होते हैं उनको वो सहजता से मिल जाएं। साथ ही कृषि में काम आने वाले नवीन उपकरणों का प्रयोग करने में सक्षम कुशल कृषि विशेषज्ञ तैयार हो जाएं, जिससे क्या होगा कि हमको समय समय पर अच्छे तरीके से जानकारी मिलती रहेगी और हम अपने फसलों को ज़्यादा उत्पन्न कर पाएंगे। इस मानवीय संसाधनों के कारण से के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर समाज शिक्षित होगा तो हर प्रकार के चीज़ों को आगे बढ़ाएगा और वहाँ का जो देश होगा बहुत आगे बढ़ेगा। जहाँ पर शिक्षा है वो बहुत आगे जो है, चाहे राज्य की बात की चाहे देश की बात की, शिक्षा जो होती है वो हर एक प्रकार के विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आ चुका है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताएं। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। लोगों के चौमुखी विकास के लिए भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई है और इन अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और सुखी जीवन व्यतीत हो कर सकें। वो इनके द्वारा नागरिकों का शोषण से बचने का अवसर दिया जाए। कोई भी सरकार आपत्तिकाल के अतिरिक्त इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बताए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो ये मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का आधार कानूनी अधिकार हो गया। आपकी जो संपत्ति है उस पर आप ही का सब पूरा अधिकार नहीं है, ठीक है, उस पर सरकार का भी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार अब हो गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है आपका वो कौन सा अधिकार है आपका, वो है आपका समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद मतलब कि आपका जो है वो बोलता है अनुच्छेद 14 जो है, मतलब वैसे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक इंपॉर्टेंट तरीके से आपके मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जिनमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार आपका है समता या स्वतंत्रता समानता का अधिकार, 14 से लेकर के 18 तक इसमें बताया गया है। इसके अलावा दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो 19 से लेकर के आपका 22 तक है, ठीक है, वो कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 25 मतलब कि आपका क्या होता है 24 तक आपका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा आपका 25 से लेकर के 28 तक जो है वो आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा 29 से लेकर के मतलब 29 और 30 जो है ये आपका संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और आपका जो अगला आपका है 32 अनुच्छेद, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्लियर। और अनुच्छेद 23 जो था आपका मतलब अनुच्छेद 31 जो था वो आपका क्या था, अनुच्छेद 31 जो था आपका वो क्या था, वो संपत्ति के लिए मौलिक अधिकार था। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार थे जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं हर व्यक्ति को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 20वां नंबर प्रश्न है, देखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बालक मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, पूर्व प्राइमरी मतलब कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे कि प्री प्राइमरी में जैसे कक्षा मतलब कि जैसे कक्षा शुरू ही नहीं होती जहाँ से, यानी कि जो आपका ये होता है 1 2 3 वो शुरू ही नहीं होता है, उससे पहले वाला जो क्लास होता है उसी को प्री प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि जब बालक 5 या 6 साल का हो जाता है, गर्भधारण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा वैसे तो, और तथा बालक की आयु से 5वें 6वें वर्ष तक होती चली जाती है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो जन्म से पूर्व शिक्षा तथा जन्मोत्तर शिक्षा, मतलब कि जन्म के बाद की शिक्षा और जन्म से पूर्व की शिक्षा। जन्म के पूर्व की शिक्षा तो माता के गर्भ के में स्थित बालक की देखभाल आती है इसमें, और इसमें माता के स्वास्थ्य भोजन मनोस्थिति आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिससे गर्भ में स्थित बालक का शारीरिक विकास मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास ठीक ठाक ढंग से हो सके। जन्म के बाद शिक्षा के अंतर्गत घर परिवार पड़ोस और पूर्व प्राथमिक कक्षा में अर्जित करना, जैसे कि आप देखते हैं जो आपका होता नहीं कि जिसको आप बोलते हैं जैसे कि वो नर्सरी केजी
अगर आप ना जानते हो, मतलब जानते होंगे नर्सरी केजी तो आपने भी पढ़ा होगा, जैसे एल के जी यू के जी भी आप देखते हैं, एल के जी यू के जी, ठीक है। तो ये भी आपके प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर है, प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की क्या समस्या है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का प्रसार व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हंसा मेहता की रिपोर्ट आई थी, उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि लिंग भेद के आधार पर पाठ्यक्रम भेद नहीं होना चाहिए, गृह विज्ञान लड़कियों के लिए हो, अनिवार्य ना हो, साथ ही उनको शिक्षा के विभिन्न स्तरों की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन बालकों की तुलना में बहुत न्यून है, तो इसीलिए उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से कई प्रकार की समस्याएं से गृह विज्ञान लड़कियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाता है। लड़के गृह विज्ञान पढ़ते ही नहीं, केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक अलग टाइप की फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे में समानता की जो व्यवस्था है वो भंग होने लगती है। ठीक है, स्वतंत्र छोड़ दो कि भाई जिसको गृह विज्ञान पढ़ना वो गृह विज्ञान पढ़े, जिसको कृषि विज्ञान पढ़ना वो कृषि विज्ञान पढ़े। केवल लड़का ही कृषि विज्ञान पढ़ेगा या केवल लड़की ही गृह विज्ञान पढ़ेगी, ये नियम कायदा बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और बिल्कुल आज तो भाई सभी चीज़ें हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गृह विज्ञान, कृषि और कला ये सब आपको लेना पड़ता है, उसमें 10वें या 8वें में कुछ दिक्कतें होती हैं। हालांकि आगे बढ़े, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र को अपने व्यवसाय विशेष में अपनी सामर्थ्य का अनुभव हो, हस्त कौशल में उसकी रुचि पैदा हो की जाए, कौशल यानी कि जो स्किल्स होती हैं उसकी दुनिया से उसका परिचय करवाया जाए, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करने के लिए तैयार किया जाए बच्चे को। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि नई शिक्षा योजना का निर्माण राष्ट्र विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाए, साथ ही शिक्षा का उत्पादन से संबंध जोड़ा जाए, और इसलिए आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना प्रस्तुत करी। तो माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षा में वित्त की समस्या का उल्लेख करें। विश्वविद्यालय शिक्षा में वित्त की समस्या होती है। धन की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। धन के अभाव में क्या होता है, छात्रावास डेवलप नहीं हो पाते, पुस्तकालय नहीं बन पाते अच्छे खासे, प्रयोगशालाएं नहीं बन पाती, खेल के मैदानों और भवन निर्माण ये सब अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिससे एक प्रकार से शिक्षा या विश्वविद्यालय उतना जबरदस्त तरीके से शिक्षण कार्य संपन्न नहीं करवा पाता। सरकार मतलब राज्य सरकारें इन सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में असमर्थता व्यक्त करती हैं। और इसके चूंकि इसका एक और भाग भी है कि केंद्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से धन तो प्राप्त करती है, परंतु वह पर्याप्त नहीं होता है। अतः प्रयत्न इस बात का करना चाहिए कि केंद्रीय और राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों के विकास कार्यों में उदारतापूर्वक धन दें, ताकि विश्वविद्यालय डेवलप हो सके और आगे अच्छे तरीके से अध्ययन हो सके। ठीक है, आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताएं। बेसिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति के तमाम गुण हैं। महात्मा गांधी के द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा है बेसिक शिक्षा। इसके अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर के 14 साल के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। इसमें अपव्यय की संभावना नहीं है। अपव्यय मतलब छोड़ने, जो स्कूल छोड़ देते बच्चे, उसकी संभावना नहीं की गई। बच्चों को उत्तम नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। शिक्षा जीवन के घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इसमें शिक्षा किसी हस्त उद्योग और उत्पादन कार्य के द्वारा दी जाती है। इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया बेसिक शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में। या देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा की बात किसने करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाल केंद्रित बुनियादी शिक्षा देश के जो भविष्य, जो आने वाली परिस्थितियां हैं, भावी परिस्थितियां हैं, उसके लिए सर्वदा अनुकूल हैं। और इसके अलावा व्यवसाय परक शिक्षा से बेसिक शिक्षा घनिष्ठ रूप से संबंधित है, रिलेटेड है। व्यवसाय और बुनियादी शिक्षा में चोली और दामन का संबंध है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो व्यवसाय और बुनियादी शिक्षा मतलब बुनियादी शिक्षा को मिलाकर के व्यावसायिक चीज़ों पर या हस्तकला पर भी बल दिया गया बुनियादी शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में। ठीक है, हस्त कौशल के विकास पर भी ध्यान दिलाया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मेरिया मांटेसरी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा वह प्रक्रिया है, मेरिया मांटेसरी कहती हैं, कि जिसके द्वारा बालक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता है तथा उसका समग्र और समयक विकास संभव होता है। शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास ये सब होता है। मांटेसरी का मानना है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जो बालक को जीवन के कार्यकलापों से परिचित करवाती है।
और विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित कराती है। मांटेसरी के विचार अनुसार इसी को सच्ची सच्ची शिक्षा बताते हुए टीजियर कहते हैं कि इसी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है शिक्षा। तो इस तरीके से ये शिक्षा होती है। शिक्षा प्रक्रिया को डॉक्टर मेरिया मांटेसरी ने इस प्रकार से बताया। मांटेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्यों शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला उद्देश्य ये कि शिशु में शारीरिक और इंद्रिय शक्तियों का स्फुरण और विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है। दूसरा, शिशु का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा परिस्थिति के अनुरूप ढालने की योग्यता उत्पन्न करना ये भी एक उद्देश्य रहा शिक्षा का। इसके अलावा शिशु में व्यवहारिकता के गुण उत्पन्न करना ये भी मेरिया मांटेसरी का उद्देश्य रहा शिक्षा का। और इसके अलावा समस्याओं का दृढ़ता से सामना करना। अगर आप शिक्षित हैं तो किसी भी समस्या का डट करके सामना आप करोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मांटेसरी के अनुसार अगर बात करें तो मांटेसरी की बात करें तो मानव जाति अपनी समस्याओं का जिसमें शांति एवं एकता होती है तभी समाधान कर सकती है जब उसका ध्यान एवं समस्त शक्तियाँ व्यक्ति की असीम संभावनाओं के विकास में लग जाएं। ठीक है, तो ये आपका मेरिया मांटेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के बताई गई बातें हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, इस प्रश्न को आप मतलब प्रश्न है कि मांटेसरी विद्यालय में अनुशासन हेतु क्या उपाय किए गए। तो मांटेसरी मतलब कि मेरिया मांटेसरी मतलब कि क्या पूछा गया है, विद्यालय में मांटेसरी विद्यालय में अनुशासन हेतु क्या उपाय किए गए हैं। तो मांटेसरी ने चुनौती दी है कि उसके स्कूलों में अनुशासन की समस्या की कभी एक झलक देखने की आशा करना दुराशा मात्र है। उसके अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बालक अपनी रुचियों से निर्देशित होकर के कार्य करते हैं। दूसरा, उनको अपने कार्य का ना तो पुरस्कार मिलता है और ना ही दंड मिलता है। जिस कार्य को वो करते हैं उसमें सफलता या असफलता प्राप्त करना ही उनका पुरस्कार अथवा दंड होता है। तीसरा, वे विभिन्न प्रकार के शिक्षा के उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनमें व्यर्थ के कार्यों को करके अनुशासन भंग करने का विचार उत्पन्न ही नहीं होता है। टीजियर ने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर मांटेसरी स्कूल के अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो कोई भी सुसंगठित मांटेसरी स्कूल जाता है वह बच्चों के अनुशासन से आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इस तरीके से अनुशासन की बात मांटेसरी नहीं करती हैं। वो कहते हैं कि बच्चा खुद ही कर लेता है, खुद ही उसको दंड मिल जाता है, सब कुछ उसको खुद ही हो जाता है, तो उसमें उस पर अनुशासन अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 28 नंबर क्वेश्चन मतलब आप देखेंगे, अगला प्रश्न है डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या डाल्टन पद्धति के बारे में बताइए। डाल्टन प्लान क्या है। डाल्टन प्लान या पद्धति की बात की है तो प्रदत्त कार्य जैसी विधि है यह, उसी के समान गुण दोष भी इसमें पाए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि पूरे वर्ष के कार्य का ठेका सा दिया जाता है इसमें, जिसे प्रत्येक बालक अपनी सुविधाओं और योग्यता के अनुसार संपन्न करता है। पूरे वर्ष का कार्य समाप्त कर लेने पर बालक या छात्र को अगली कक्षा की तैयारी करने की छूट दी जाती है। ये डाल्टन पद्धति के अकॉर्डिंग बताया जाता है। एक ही कक्षा के विभिन्न छात्रों की विभिन्न विषय संबंधी उपलब्धियाँ अलग अलग होती हैं और कक्षा का सामान्य तालमेल नहीं हो पाता। तो ये एक प्रकार से ये भी चीज़ें बताई। विद्यार्थी दिन भर अपने ढंग से विभिन्न विषयों का कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार अध्यापक के पास जाकर के उसकी सहायता से अपनी कठिनाई दूर करते हैं और आगे की कार्य योजना पर विचार विनिमय कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई 1 साल का पूरा ठेका लेखा जोखा होता है जिसमें आपको सारा चीज़ करना होता है, पूरा सिलेबस समाप्त करना होता है। पूरी कक्षा को सामूहिक निर्देश देने के लिए विभिन्न अध्यापक मतलब की योजना के अनुसार अलग अलग समय निर्दिष्ट कर देते हैं, जिसमें पूरी कक्षा को एक साथ बैठा करके विचार विमर्श का अवसर मिलता है। ये एक प्रकार से डाल्टन पद्धति बताती है। प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय संबंधी प्रगति विवरण रखने पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त पूरी कक्षा की सामान्य प्रगति, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का भी अध्यापक द्वारा मूल्यांकन होता है। यह विधि भारतवर्ष के लिए विशेष उपयुक्त नहीं है क्योंकि पर्याप्त दक्ष, अनुभवी और मतलब कि अध्ययवासी अध्यापकों की कमी भारत में रही है। इसके अतिरिक्त पूरे विद्यालय की समस्त कक्षाओं के समस्त छात्रों को समस्त विषयों के लिए उनकी रुचि प्रगति के अनुसार सुविधा प्रदान करना साधारणतः संभव नहीं है कि भाई हर बच्चे के लिए अलग से व्यवस्था करके पढ़ाया जा सके। ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते हम। प्रयोगशालाओं, उपकरणों, पुस्तकों और अध्यापकों के लिए वर्तमान संदर्भ में सर्वदा अव्यवहारिक है ये पद्धति, डाल्टन पद्धति, जो कि ऐसा कर पाए। तो इस तरीके से डाल्टन पद्धति थी। अच्छा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मांटेसरी या मेरिया मांटेसरी के पद्धति के गुण और दोष बताइए। बढ़िया प्रश्न है।
तो मॉन्टेसरी पद्धति के गुण दोष को समझाइए। देखिए दोष की अगर बात की जाए तो मॉन्टेसरी पद्धति बाल शिक्षण के लिए प्रचलित पद्धति मानी जाती है। इसमें कुछ गुणों का समावेश किया गया है। देखिए पहला गुण ये है मॉन्टेसरी की पद्धति का, मॉन्टेसरी की पद्धति का आधार वैज्ञानिक है, अतः वे अनुभव और निरीक्षण पर बल देती हैं मॉन्टेसरी। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान प्रायोगिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित होती है, दूसरी विशेषता। तीसरा गुण ये है इनकी पद्धति का कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल देती है मॉन्टेसरी। विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्री के द्वारा शिक्षा के उपादेयता में वृद्धि करती है मॉन्टेसरी। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है। अनुशासनात्मक मतलब अनुशासन के महत्व पर प्रतिपादन उसका भी किया गया, अनुशासन के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा इनकी पद्धति का गुण ये है कि स्वशिक्षा, आत्मिक विकास और व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा सामाजिक गुणों और मानसिक शक्तियों के विकास का महत्व बताया गया। इसके अलावा खेल प्रणाली के द्वारा शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया। भाषा सीखने और गणित में योग्यता प्राप्त करने मतलब कराने का विशेष तरीका भी मॉन्टेसरी के पद्धति में बताया गया। तो ये मॉन्टेसरी पद्धति के गुण थे कुछ जो मैंने आपको बताए। अब कुछ मॉन्टेसरी पद्धति के दोष भी समझ लें। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के दोष भी हैं, जैसे कि विभिन्न गुणों के साथ साथ मॉन्टेसरी पद्धति में समाहित कुछ दोषों का विवेचन इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया? देखें, पहला तो ये है कि यथार्थता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, एक ये गुण है, मतलब कि इसका हानि है। दूसरी हानि या मतलब कि जिसका जो है ये है हानि कि अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण से क्या होता है, कभी कभी बच्चों में अनुशासनहीनता की समस्या या संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा शैक्षिक उपकरणों के ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है। मॉन्टेसरी की पहले लेखन शिक्षण की अवधारणा विवादास्पद रही है, तो ये भी इसकी एक हानि है। इसके अलावा दोष है और सामाजिकता के विकास की ओर ध्यान कम देना, ये भी शिक्षा पद्धति का दोष है मॉन्टेसरी के। इसके अलावा मॉन्टेसरी पद्धति समय की अधिकता लेती है और अधिक दृष्टि से मतलब आर्थिक दृष्टि से महंगी भी है, रुपया पैसा ज़्यादा लगता है इनकी पद्धति में। अच्छा, मॉन्टेसरी पद्धति की बात की तो बालकों पर कार्य की अधिकता के कारण से मानसिक दबाव भी बालकों पर पड़ सकता है। तो इस तरीके से इन दोषों के होते हुए भी अगर बात करें, मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा जगत में योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रदान करके मॉन्टेसरी ने समस्त शिक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया। और इस पद्धति में डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सभी महान शिक्षकों के शिक्षा सिद्धांतों को स्थान देने का प्रयास किया। मॉन्टेसरी ने विशेष रूप से किंडरगार्टन पद्धति को परिष्कृत करके अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास अपनी पद्धति के माध्यम से किया। तो ये जो है मॉन्टेसरी थी। आगे देखेंगे मॉन्टेसरी के ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। पहला काम, लेखन के क्षेत्र में योगदान दिया मॉन्टेसरी ने। शिशु शिक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाली मॉन्टेसरी ने इस शिक्षा के विषय में जो ठोस अनुभव प्राप्त किए, उसके आधार पर उनके अनेक ग्रंथों की रचना करी उन्होंने, जिसको शिशु शिक्षा साहित्य की अनुपम निधियां स्वीकार किया जाता है, जैसे कि द मॉन्टेसरी मेथड, द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, आ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड ट्रेनिंग योर चाइल्ड, व्हाट यू कैन नो ऑब्जेक्ट, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड। इसके अलावा द ऑब्जर्वेंट माइंड। तो इस तरीके से कई सारे लेख इनके लिखे गए जो कि एक प्रकार से बच्चों से लेकर के शिशु जगत साहित्य को लेकर के हैं। इसके अलावा मॉन्टेसरी का योगदान रहा है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। मॉन्टेसरी पद्धति ने विज्ञान में एक नए प्रदेश को निर्मित किया। पहले विज्ञान में केवल जड़ वस्तुओं जैसे कि खनिज तत्व इन सभी का अध्ययन किया जाता था, परंतु मनुष्य भी विज्ञान का वैज्ञानिक अवलोकन और प्रायोगिक विषय है। और यह बात डॉक्टर मॉन्टेसरी ने पहली बार सामने रखी। ठीक है। तीसरी बात, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी योगदान मॉन्टेसरी का रहा है। जिस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में मॉन्टेसरी ने नई किरणें प्रकाशित करवाई, उसी तरह से मनोविज्ञान में भी वो पुरानी बातों को नए तरीके से व्यक्त करती हैं मेरिया मॉन्टेसरी। और उनके अनुसार मनुष्य की वास्तविक शिक्षा विद्वता में नहीं, सद असद विवेक शक्ति में निहित है। कल्पना शक्ति की मूल वास्तविकता है कि बालक का मन सहज स्वाभाविक होता है, अतः वास्तविकता से रहित जो कुछ भी होगा वह मन जब स्थिति अच्छी नहीं होगी, ना ही उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो इस तरीके से जब आप वास्तविकता से रहित जो कुछ भी होगा वह मन जब स्थिति जब स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं अच्छे परिणाम होंगे अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो, और ना ही उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो अगर आपका जो है
मन ठीक है, मन सहज है, स्वाभाविक है, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मन सहज नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने में, तो उसका बेनिफिट बिल्कुल गलत मिलता है। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किस बच्चे को क्या पढ़ना है, ये मनोविज्ञान निर्धारित करता है, और ये काम मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार बालक का प्रत्यक्ष अवलोकन करके मॉन्टेसरी ने वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं, और इसके साथ ही बाल मनोविज्ञान व प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान रहा है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अगला प्रश्न है, AICTE क्या है? AICTE का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आई मतलब AICTE का इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यालय हैं कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलुरु में 7 मतलब कि इसके अलग अलग स्थानों पर 7 कार्यालय हैं AICTE का। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया इसका। यह संस्था जो है AICTE संस्था जो है तकनीकी समस्याओं के प्रत्यापन और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बढ़ावा देने की भूमिका ये निभाती है। क्या? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बढ़ावा देने की एक भूमिका निभाती है, जिससे यह तकनीकी शिक्षाओं को अनुदान दे करके महिलाओं, विकलांगों एवं कमजोर मतलब समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित करती है। AICTE की बात करें तो 21 सदस्यों वाली कार्य समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 10 सर्वाधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा प्राप्त होता है। 10 सदस्य जो होते हैं, जो नामतः इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में जो है अव्वल स्नातक मतलब कि अवर स्नातक अध्ययन, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान प्रबंध अध्ययन, व्यवसाय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वास्तुशास्त्र और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और शिक्षा, होटल प्रबंध और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन और कंट्री प्लानिंग परिषद, इन सभी की सहायता करते हैं ये सब। तो इस तरीके से AICTE ये है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में नई दिल्ली में हुई थी, जो मात्र एक सलाहकार निकाय थी। 1987 ईस्वी में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त भी किया गया। अगला देखेंगे, IQAC का के बारे में कुछ बताएं। एक संस्था है ये भी, आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना नए की गाइडलाइन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं में करी जाती है। यह सेल विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुसंधान एवं आर्थिक बिंदुओं का मूल्यांकन करती है। IQAC, ठीक है, और साथ ही सुधार के सुझाव भी देती है कि विश्वविद्यालय में क्या सुधार होने चाहिए। इसके गठन में विश्वविद्यालय, फैकल्टी, पूर्व विद्यार्थी, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इस सेल के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। इसमें निदेशक और सचिव का पद भी होता है। सेल के प्रत्येक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं, और जो विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करती हैं, विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शिक्षा अनुशासन या किसी अन्य मुद्दे पर यह सेल सुधार के सुझाव भी देती है। सामान्यतः इस सेल में 8 सदस्यीय फैकल्टी स्टाफ और 5 सदस्य प्रशासन और तकनीकी स्टाफ के लिए जाते हैं, जो कि इसका मूल्यांकन करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय पर टिप्पणी कीजिए। तो शिक्षा देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय है और विचार मतलब उपचारिक भूमिका निभाती है। चूँकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं शिक्षा मंत्रालय के, इसीलिए हमारे बिलियन सुदृढ़ राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कराने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बना करके प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसार मतलब अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय का सृजन भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 और के 174वें संशोधन के माध्यम से
छब्बीस सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यम से कार्य करता है। एक तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं युवाओं से बेहतर नागरिक युवाओं से बेहतर नागरिक युवाओं में से बेहतर नागरिक को तैयार करना छांटना होता है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें पहले प्रारंभ करी जाती हैं कई सारे। अभी हाल ही में इन स्कीमों से स्कूलों में बढ़ते हुए नामांकन के तौर पर मिलना प्रारंभ हो गया है। दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करती है या करने का काम करती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे ना रहे। और इन परियोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों को लाभ प्रदान करने के लिए कई संयुक्त उपकार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरीके से ये जो है भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो काम कर रहा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर टिप्पणी कीजिए। अभी नई आई, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनी मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को लेकर के जारी इंतजार पूरा हुआ। इस बदलाव का आने वाले समय की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इसके बदलावों को किस रूप में देखा जाएगा। शिक्षा जगत में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने की बात भी काफ़ी पसंद आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इसका बड़ा फायदा हुआ है। अब तो परीक्षाएं हो रही हैं, आपकी परीक्षाएं भी नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। जो सेमेस्टर पैटर्न लागू हुआ है वो जो है नई शिक्षा नीति से ही लागू हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों में होने वाली पढ़ाई को अंतर विषय यानी कि 2 विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रम या अलग अलग पाठ्यक्रम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई को भी मंजूरी देने की बात कही जा रही है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में और भी कई कंटेंट विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। और नई राष्ट्रीय नीति या शिक्षा नीति 2020 में जो आई है इसके 10 महत्व और भी हैं। जैसे कि पहला महत्व इसका ये है भाई कि नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटा जाएगा। पहले में देखिए 5 साल, जैसे कि 3 साल आपका प्री प्राइमरी हो गया, फिर आपका इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 5 साल ये हो गया ये प्राइमरी का, ठीक है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी का। फिर उसके बाद 3 साल आपका क्या होगा, 3 साल में कक्षा 3, 4 और 5, ये 3 साल आपका हो गया। फिर उसके बाद में 6, 7 और 8, ये 3 साल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में 9, 10, 11 और 12, ये हो गया आपका 4 साल। तो ये आपकी नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक 5+3+3+4 के फार्मूले पर जो है शिक्षा दी जाएगी। क्लियर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देना एक उल्लेखनीय बात है। और कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई को तैयारी वाला स्टेज कहा माना जाएगा। तीसरी और 5वीं कक्षा में परीक्षा का भी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई को मिडिल स्टेज कहा जाता है, इसका जिक्र करते समय लोगों को पुराने समय के मिडिल स्कूलों की याद आ सकती है, जिसे वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को सेकेंडरी स्टेज माना जाएगा। इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स जैसा बंटवारा नहीं होगा जैसा पहले होता था, और स्टूडेंट अपनी मनपसंद के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसमें साइंस, आर्ट और कॉमर्स ये सब आप बांट करके नहीं पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट आपको चूज करना आप सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, 1ली से 5वीं तक होगी मातृभाषा में पढ़ाई, और इसके साथ ही साथ नो बैग डे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें। तीसरी बात यह है कि एक गौर करने वाली बात ये भी है नई शिक्षा नीति में कि कक्षा 6ठी से कोडिंग की पढ़ाई भी बच्चे कर सकेंगे, यानी कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में बच्चे आगे बढ़ें। चौथी बात, बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव होगा और उसकी परीक्षा के लिए 2 भाषाओं का विकल्प स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होगा।
हर विषय में वस्तुनिष्ठ और विस्तृत उत्तरीय सवालों का समावेश किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। परीक्षा के लिए 2 भाषाओं का विकल्प होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई। जीवन कौशल के शिक्षण को भी प्रमुखता दी जाएगी और यह बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ खास बदलाव भी देखे जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कॉमन परीक्षा यानी कि CUET जो हो रही है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ संगीत, कला और साहित्य की पढ़ाई सभी कॉलेजों में करने की व्यवस्था की जाएगी। ग्रेजुएशन स्तर पर कॉलेजों को ज़्यादा स्वायत्तता मिलेगी। रिसर्च को लेकर के उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा IIT जैसी संस्थाओं में साइंस के साथ साथ कला और मानविकी के विषयों के अध्ययन को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है, ताकि विभिन्न विषयों में अध्ययन का अवसर स्टूडेंट को एक जगह मिल पाए। जैसे IIT में बहुत सारे लोग केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते तो IIT में जाते हैं, ऐसे ही कला और मानविकी के विषय कोई इतिहास पढ़े, कोई समाजशास्त्र पढ़े तो वो भी जाए और वो भी IIT एक प्रकार से कर सके, वो भी शोध कार्य कर सके आगे चल करके। इसके अलावा इसके साथ ही साथ दुनिया के टॉप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए सहयोग किया जाएगा। यानी भारत के शिक्षा बाजार में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को औपचारिक मंजूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अमल में आने के बाद मिल गई है। संस्कृत विषय को मुख्य धारा में लाने की पहल भी नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग की गई है। उच्च शिक्षा के 3 भाषाओं वाले फार्मूले को अपनाया गया है, एक तो हिंदी, एक अंग्रेजी और एक मातृभाषा। इसके अलावा 2020 यानी कि 2030 तक प्रत्येक जिले में एक ऐसा कॉलेज बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा जहां स्टूडेंट्स विभिन्न विषयों के साथ अलग अलग क्रेडिट्स का चुनाव अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। एक महत्वाकांक्षी कदम है। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से GDP का लगभग 4.43% निवेश किया जाता रहेगा और इसे बढ़ा करके जल्दी 6% करने का बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कही गई है। तो ये कई विशेषताएं इसमें बताई गई, कई जानकारी दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं कि आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पढ़ाई, मतलब मैंने एक वीडियो बनाई है, BA क्रैकर यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो BA क्रैकर चैनल पर वो आपको मिल जाएगी वीडियो। उसमें मैंने नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें आपको बताई हैं कि इसे BA आप कर रहे हैं तो अगर आप मान लेते 4थे सेमेस्टर में आप पहुंच गए, अब 4 सेमेस्टर पढ़ करके या 2 सेमेस्टर पढ़ करके आप छोड़ दो मतलब BA करना। अब मान लेते हैं फिर आपको जो है कहीं पर जाना है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो फिर से जब आप पहुँच गए एडमिशन लेने 4 साल बाद या 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपको फिर से 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि फिर से आपको शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? आप जहाँ से छोड़ करके गए थे वहीं पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक माइनर परीक्षा आपको देनी पड़ती है। माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वो साइंस का भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका और आर्ट का भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा माइनर की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ें और भी इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा BA आपका 3 साल का भी होगा, 4 साल का होगा। ठीक है, 2 साल का भी होगा आपका BA। ठीक है, 1 साल आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 साल करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा BA। 2 साल अगर आपको करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल आप BA करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल आप BA करते हैं तो आपको MA 1 साल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यही, हालांकि 3 साल बेसिकली सभी लोग करेंगे, 4थे साल में आप लोग MA में एडमिशन करेंगे और MA में 2 साल पढ़ेंगे। अगर MA में 2 साल आपको नहीं पढ़ना है तो आप BA 4 साल का भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था करी गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है NCTI के महत्व के कार्यों को समझाएं, महत्व और कार्य को समझाएं। NCTI की बात की जाए तो शिक्षा की उन्नति तभी संभव है जब श्रेष्ठ अध्यापक होंगे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके संघीय सरकार ने 1993 यानी 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसी का फुल फॉर्म है। इस अधिनियम के अनुसार संपूर्ण शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज संपूर्ण भारत में कोई प्रशिक्षण संस्थान परिषद की अनुमति के बिना नहीं खुल सकता। आवश्यक सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, स्टॉक, प्रयोगशाला आदि का गहन निरीक्षण करके ही परिषद किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान करती है। इस तरीके से NCTI एक टीचर को लेकर के है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि पहला काम ये है इसका कि अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण करना।
इसके अलावा समय समय पर मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा के संस्थानों का निरीक्षण करना, मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का निर्धारण करना। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में संघीय, राज्य सरकारें और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचित करना। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के उचित उपाय करना। ये सब उद्देश्य रहे हैं किसके, आई मतलब कि NCTI के उद्देश्य रहे हैं, इसके मतलब कार्य रहे हैं। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मानकों और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना और अध्यापक को कुल मिलाकर के ट्रेनिंग करने के लिए, अध्यापक को बताने के लिए कि भाई कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये है आपका NCTI, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। तो ये सब राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और भी विश्वविद्यालय में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में, इन सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें ये प्रश्न आ सकते, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से रट डालिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।